अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुसूसी नशरियात हमारी ईद में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट और बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद से किसी न किसी बड़ी सियासी, समाजी या कारोबारी शख्सियत को अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं और आपके साथ उनकी थॉट्स, आपके साथ उनकी रूटीन, ईद में वो किस तरह से उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या सरगर्मियाँ होती हैं, ये आप तक पहुँचाएँ। तो आज हम मौजूद हैं एहतशाम जावेद साहब के साथ, जो कि अगर मैं उनके तारुफ आपसे करवाने जाऊं तो इतना लंबा तारुफ है, लेकिन उनके कुछ डेजिग्नेशंस आपके सामने रख देता हूं। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के CEO का चार्ज उनके पास है। इसके अलावा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर भी हैं और इसके साथ साथ जुबली टेक्सटाइल को हेड कर रहे हैं, उनके CEO भी हैं। एहतशाम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ईद पे आपकी मसरूफियत काफ़ी होती है और हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया आके, लेकिन ये बताएं नॉर्मली ईद कैसी गुजरती है? पिछले कुछ 10-15 साल के हवाले से बात करें तो एक रूटीन में गुजरती है या हर दफ़ा ईद मुख्तलिफ होती है? नहीं, अगर आप ईद की बात करेंगे 10-15 साल की, तो 10-15 साल तो ये जो बकर ईद है, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोसीजर, जिसमें मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे वालिद ने ट्रेन किया कि हमने ये ईद गुजारनी कैसे है। हाउ दिस ईद वी सेलिब्रेट विद द पीपल अमंग विच आर लिविंग अराउंड अस। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, उनके साथ इस ईद को बांटना कैसे है। ये 8-10 साल की ट्रेनिंग थी, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। तो ये अब इस वक्त पुरसकून होगी, छोटे भाई आ गए, जिम्मेदारियाँ उनकी तरफ चली गई, अब ज़रा सुकून वाली है। अच्छा, इस साल की ईद ख़ास तौर पर मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके पास 2 डेजिग्नेशन हैं और दोनों बड़े मसरूफ़ रखने वाले डेजिग्नेशन हैं। एक फेडमिक का CEO होना, उसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट होना, हुकूमती सतह पर मुलाकात करनी पड़ती है, टूर्स करने पड़ते हैं, B2B मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, बहुत लोग आपके पास आते हैं फेडमिक में मसाइल हल करवाने के लिए। तो ये ईद थोड़ी मुख्तलिफ होगी। मैं ईद का दिन बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा था, ईद के दिन का, क्योंकि इट्स अ वेरी हेक्टिक रूटीन जो चल रही है पीछे से। आई हैव टू, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है सारी की सारी, फेडमिक पब्लिक डीलिंग। जब मेरे पास फेडमिक का चार्ज आया तो बीइंग प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल्स के एक अजीब किस्म का उनका ट्रस्ट लेवल ज़्यादा बढ़ गया, उनकी तवक्कुआत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर आपने भी देखा फेडमिक के अंदर हमने रीस्ट्रक्चरिंग भी की और रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, इंशाल्लाह बड़े अच्छे चल रहा है, इस तरह अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। यही प्रोसीजर हमने फेडमिक चैम्बर की इसी चीज़ को, अब ये 3 दिन अपनी फैमिली के साथ और छुट्टी में और इस तरह बिजी लाइफ को पॉज लगा, जस्ट नीड अ ब्रेक। अच्छा ठीक है, यू नीड अ ब्रेक और आपको एक ब्रेक मिल गया। तो ये बताइएगा कि बचपन की कोई एक ऐसी ईद जो आपको याद हो और आपके हाफजे का हिस्सा बन चुकी हो, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं ना एक बात शेयर करना लाजमी चाहूँगा, वो मिसाल से मैंने हिफाज करके बकरा ईद के हवाले से, इट्स क्योंकि मेरे पास आज समझता हूँ कि मेरे पास आज अल्लाह ने मुझे ऐसा ओहदा दिया है जहाँ पर मैं लोगों को बता सकूँ कि बकरा ईद है क्या, एक मैसेज कन्वे करने के लिए। हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर कुर्बानी हुई, तो कुर्बानी में गाय थी, गाय में मेरा हिस्सा था। तो अब्बा जी ने ड्यूटी लगाई थी मेरी कि तुम गोश्त कटवाना है और भिजवाना है। तो मुझे पता लगा कि ये गाय का हिस्सा है। मैंने उसके अंदर से मुख्तलिफ को 2-3 गोश्त के पीस एक ही तरह के राउंड गोल निकलवा के शॉपर में डलवाया, कहा कि यार फ़लान जगह दे या फ़लान जगह दे। वो लेके जा रहा था मुलाजिम, तो अब्बा जी ने कहा ये कहाँ लेके जा रहे हो? उसने कहा जी वो एहतशाम साहब ने कहे हैं। उन्होंने वो वापस ले। उन्होंने कहा भाई मेरी एक बात सुनो ध्यान से, तुम्हारा गाय में हिस्सा है 7वां। 7वें हिस्से के 3 हिस्से हैं, एक तुमने अपनी मर्जी से देना है, एक गुरबा में देना है, एक अल्लाह की रज़ा पे देना है। ये अब उसमें से तुम्हें कौन सा मिलेगा वो डिसाइड करो और लेके जाओ। यू आर नॉट द अथॉरिटी कि तुम ये इसमें से अपनी सिलेक्शन करके लेके जाओ। तो कुर्बानी का जानवर का मकसद ये है कि हम लोगों को जिनको अल्लाह ने साहिब सरवत बनाया है, वो अल्लाह की राह में कुर्बानी जानवर को ज़िबा करें और उसको तकसीम करें, पहुँचाएँ उन लोगों तक जिनकी वो ज़रूरत है। और ये इस तरह से प्रैक्टिस बनाएं, उस दिन को बनाते हुए सारे साल की प्रैक्टिस रखें कि हम अपनी खुशियाँ, अपनी फैसिलिटीज़, अपनी लग्जरीज़ सूरह फजर के मुताबिक, अल्लाह जब कहता है मैं तुम्हें देता हूँ तो उसको बांटो, वो वाला स्टेप है।
मुझे ये समझ में आई और मैं समझता हूँ यही होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इससे हमें ये पैगाम भी मिलता है कि हमें पहले दिन ही जानवर कुर्बान कर देना चाहिए? कई लोग इस पर यकीन भी रखते हैं और इस पर उलमा का इज्तिमा भी है कि दूसरे दिन भी कुर्बानी कर लेनी चाहिए, तीसरे दिन भी जायज़ है, लेकिन पहले दिन अफजल मेरे ख्याल में गालिबन इसीलिए है कि गरीब तक उसका हक़ जो है वो पहुँच जाए। तो क्या कहेंगे सवाल? देखिए, फ़िक़ही मसाइल हैं, उनमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जिनके पास कुर्बानी ज़्यादा होती है वो फिर पहले दिन भी दूसरे दिन भी चले जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर रश ज़्यादा होता है तो फिर किसी को मौका नहीं मिल पा रहा होता तो वो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पे जा रहा होता है। तो वो ये डिफरेंट होता है। मैं इसमें सहूलत देना चाहता हूँ कुर्बानी करने वाले को भी, क्योंकि आपको पता है सीजनल कसाई आ रहे होते हैं तो वो फिर गोश्त की दुर्गट बन जाती है। तो अगर बेहतर आपको कसाई दूसरे दिन मिल रहा हो तो आप बेहतर। हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कसाई मिलना भी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पहले दिन आपको कसाई जो है वो बर वक्त मिल जाए कि आप ईद की नमाज़ पढ़ के आए, आपको फ़ौरन कसाई मिल जाए, ये भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो ये बताइएगा कि जानवर ख़रीदने में कभी खुद का इंटरेस्ट रहा है या ये काम के लिए लोगों को रखा हुआ है या भाई वगैरह छोटे? नहीं, हमारे एक्चुअली ना क्योंकि ज़िम्मेदार फैमिली भी है जी, तो बैकग्राउंड है, तो जानवर घर में तकरीबन तैयार हो जाते हैं। दूसरा छोटे भाई हैं, ये उनका शौक़ है, मैं इस शौक़ से मुबर्रा हूँ, ये जिम्मेदारी उनकी है, वो शुरू से इसमें। बचपन में कभी शौक़ नहीं था? नहीं, बचपन में तो हर एक को नहीं, शौक ऑब्वियसली एक जानवर खरीदने जाना, उसकी क्रेजिंग, वो सारा कुछ होता था, लेकिन मैं कोई इसमें अपनी एक्सपर्टीज नहीं कायम कर सका। मैं एम नॉट एन एक्सपर्ट पर्सन कि जानवर ऐसा होगा या नहीं। वो फैमिली के अंदर हर दिन, क्योंकि जिम्मेदार फैमिली है तो जानवरों की ये तो पता होता है कि धुंधा होना चाहिए, कि ये सारी चीज़ें, लेकिन बेसिक चीज़ें बेसिक, लेकिन वो स्पेशल जाके एक हेक्टिक करके वो नहीं। वो भाई और वाले साहब और मामू, ये सारी फैमिली हमारी डिफरेंट। ईद पे कुछ खास ड्रेसिंग करना चाहते हैं या बस इसी तरह नॉर्मल सादगी पसंद है? और जिस तरह से आपने आज भी चप्पल पहनी, सादगी नहीं, ईद पे यार आसान रहता है सारा दिन मैंने बताया ना कि वहाँ नॉर्मली, खैर नहीं, इट्स मैं शायद आप रूटीन लाइफ में जैसे जैसे जाते रहते हैं, जा के आज के दिन आप रिलैक्स करना चाह रहे, बल्कि आपने आके मुझे ये वेस्ट कोट भी पहना दी तो मेरी कोशिश होती है कि ईद वाले दिन रिलैक्स रहा जाए। ईद वाले दिन हाँ, अच्छे बच्चे कपड़े पहन, हमने भी साफ़ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं, डेली की रूटीन है, तो वो उसी तरीके से कोई स्पेशल नहीं होता। आपके फैमिली में एक सियासी बैकग्राउंड भी है अब्बा जी का, तो लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है। ईद पे लोग मिलने के लिए आते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं, ईद मिलने के लिए आते हैं, तो वो डेरे वाला माहौल और वो दोस्त और कज़न सारे मिल के जो उनको वेलकम भी करते हैं, तो वो माहौल आपको पसंद है या वो आप मजबूरी के तौर पे? ये मेरा बड़ा पर्सनल क्वेश्चन, बिकॉज कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब बिज़नेस में चले जाते हैं और फिर फेडमेक और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर वो जो माहौल है ना वो फिर आपको थोड़ा सा ऑड लगने लगता है। क्या ऐसा हुआ कभी? नहीं, मुझे एक्चुअली आई जस्ट लव टू बी विद द पीपल, आई जस्ट वांट टू लव स्पेयर। अगर मुझे पसंद ना होता तो मैं कभी चैम्बर में या फेडमेक में इतना इन्वॉल्व ना होता, क्योंकि चैम्बर इट्सेल्फ अ पब्लिक डीलिंग, आप वहाँ पर लोगों को ही मिल रहे होते हैं, उन्हें मुतमिन कर रहे होते हैं, या हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, आपको आपने उन्हीं को सर्व करना होता है। तो टू सर्व द पीपल एक मैं समझता हूँ जेनेटिकली हमारी फैमिली में है कि हम लोगों को सर्व करना पसंद करते हैं। प्रॉबेबली दिस इज़ द ओनली रीज़न आपने जो एग्जेक्टिव्स भी रखी हैं, 2 मीटिंग्स रखी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, वो भी आपने मेरे ख्याल में अपने गाँव में रखी थी। नहीं, वो जस्ट टू चेंज द वेन्यू ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको आप नहीं भूलते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इतने ज़्यादा ओहदे होने के बावजूद भी इन्होंने जो है वो मेंटेन रखी हुई है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी में वो और हिफ्ज़ करना, कुरान हिफ्ज़ करने का शौक़ रहा था या अब्बा जी ने ज़बरदस्ती करवाया? नहीं, देखिए, जिस उम्र में बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ करता है तो शौक़ वाली तो बात मैं नहीं समझता, क्योंकि 5th प्राइमरी के बाद आपका कोई कैरियर ओरिएंटेशन तो होती नहीं है, और हम जैसी फैमिलियों में तो वहाँ पर ऐसा ही था कि स्कूल की पढ़ाई होती थी, अम्मी से वो डांट पड़ती थी, पेपर्स आ रहे, ग्रामर स्कूल में पढ़ता होता था, तो महसूस हुआ कि शायद हिफ्ज़ करेंगे तो आसान हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी स्कूल से, तो इस शौक़ में मदरसे चले गए। लेकिन पता लगा नहीं भाई, वहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम्स में उतना पढ़ना पड़ता था, हिफ्ज़ में दौरान रोज़ उतना पढ़ना पड़ता है तो वो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल। नहीं, देखिए जी, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, इट्स नॉट ओनली बुक, इट्स अ वर्डिक ऑफ गॉड। तो ये आसान तो हो ही नहीं सकता, और ये आसान सिर्फ अल्लाह कर दे। करने से लेके इंजीनियरिंग तक का सफ़र ये कैसा रहा? ये आसान है।
अच्छा, ये नहीं, मुझे नहीं पता लगा। मैंने हिफ्स किया, मैट्रिक गया, हैबिचुअल, बाकी सारी चीज़ें मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगी। मैं जो सबसे बड़ी, मैं इसमें ये मेरे पेरेंट्स को जाती है, मेरे मामू को जाती है इसमें। उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि ड्यूरिंग माई एजुकेशन कि मैं इसको याद रखने के जितने भी इकदाम कर सकता था, ये मुझे भूले ना, इसकी कॉन्टीन्यूटी रहे कुरान पाक की, वो उन्होंने यकीनी बनाई। फिर मुझे मैं शेयर करता हूँ, मेरा गुलाम इसहाक़ खां इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया था। और यही वजह है कि एहतशाम साहब जो हैं वो हमेशा मुसल्ला भी हर साल जो है रमज़ान में करवाते हैं। तो एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ईद की खुसूसी नशरियात हमारी ईद में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर हाफिज़ एहतशाम जावेद साहब। गुफ्तगू चल रही थी, बात कर रहे थे ईद के हवाले से, उनकी पसंद नापसंद के हवाले से। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एहतशाम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम भाई, कभी कुकिंग की है लाइफ में खुद ही? नहीं, ऐसा तजर्बा नहीं किया कभी, कुछ नहीं। कोशिश की 1-2 दफ़ा कि करने की कोशिश की, क्योंकि चपाती पकाने की कोशिश की, अंडा बना लेता था, अंडे की भुजिया, जब स्कूल यूनिवर्सिटी टाइम में इस तरह की चीज़ें, ऑमलेट फ्राई कर लेना या बना लेना वालदा के साथ। उसके बाद तो करनी। ईद पे कोई स्पेशल पकवान आपके कहने पे घर पे पकता हो? मैं लाजमी तौर पर पसंदे बनवाता हूँ, मेरी वालदा बनाती हैं, तो मैं पसंदे मुझे बहुत पसंद है, तो वो अम्मी ने बनाने होते हैं, वो कहना नहीं पड़ता, वो बन जाते हैं। अच्छा, खुद ही बन जाते हैं। हैं। अच्छा, एक रैपिड फायर क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए। तो आपने ज़रा जल्दी जल्दी आंसर करना है, सोचे बिना। फेडमिक या चैम्बर? चैम्बर। पॉलिटिक्स या बिजनेस? पॉलिटिक्स। ओके। शलवार कमीज या पैंट शर्ट? ओकेजनली। ओकेजनली, ओके, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। ओके, मटन या बीफ? मटन। अच्छा, मटन पसंद है। अच्छा, मीठी ईद पसंद है या बड़ी ईद, यानी ईद उल अज़हा? मीठी ईद। मीठी ईद। अच्छा, बचपन की लाइफ ज़्यादा अच्छी गुजरी है या जवानी अच्छी गुजर रही है? ब्लेस्ड, दोनों ब्लेस्ड। दोनों ब्लेस्ड। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा आपको मुल्क जो है अगर घूमने का मौका मिले अभी, यूएसए या यूके? यूके। यूके ज़्यादा पसंद है। अच्छा, दाद का या नान का? बोथ। जनरली बोथ। अच्छा, चलो, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ख़ास तौर पर बात करें अगर पसंद ना पसंद के, बड़ा रैपिड फायर में भी आपने बड़ा सर्टेन होकर जवाब दिया है। नहीं, ये ऑलरेडी तैयार था। नहीं, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। असल में पता क्या है, मेरा दाद का नान का साथ साथ है, मुझे कभी नान के गर्मी की छुट्टियां रहना नहीं पड़ा। हम साथ नान का, और मेरे साथ वाला घर मेरे दाद का, मैं तायाजात वगैरह फर्स्ट ये सारा, तो हम एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स फर्स्ट कजन्स हैं आपस में, तो इसलिए और मैं क्योंकि दोनों फैमिलीज़ में सबसे, मेरी एक कज़न थी वहाँ, इस फैमिली में सबसे पहले बच्चा मैं था, तो मुझे दोनों तरफ से प्रोटोकॉल बहुत मिला है। अच्छा, प्रोटोकॉल, इसलिए मैं दोनों तरफ से कोई फ़र्क नहीं करता। अच्छा, आपके कज़न्स में भी, आपके दोस्तों और भाइयों में भी मेरे ख्याल में सबसे बड़े आप ही हैं? हाँ, मेरा सिर्फ एक या दो कज़न्स हैं मेरी दाद की वाली साइड से, वो सेकंड कज़न्स में आ जाते हैं। फर्स्ट कज़न्स टीयर में तो मैं एम द एल्डेस्ट वन। अच्छा, सबसे अच्छा तजुर्बा आपका जो है वो कहाँ रहा? आपके एप्टपमा में भी आप चेयरमैन रहे हैं, आपने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में सेकंड टाइम, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे आप, अब प्रेसिडेंट हैं, फेडमिक में भी रहे, इसके अलावा कई एसोसिएशंस का आप हिस्सा रहे। सबसे अच्छा तजुर्बा जो है वो आपको किस एसोसिएशन ने दिया? देखिए यार, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तीनों जगह पे स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट था। एप्टपमा में बीइंग चेयरमैन जब मैंने सर्व किया, तो जो उसका स्कोप ऑफ वर्क था, वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा थी और काम करने के सिर्फ एक एसोसिएशन के मसाइल थे, सिर्फ एक टेक्सटाइल सेक्टर की भी सिर्फ एक प्रोसेसिंग सेक्टर के मसाइल थे जिनको समझना था और इंटरप्रेट करना था और वहाँ जाके उसका मुकदमा लड़ना था। जब आप चेंबर के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे में आए, तो दैट वाज द पीरियड व्हेन आई जस्ट लर्नड साइलेंटली बाय सिटिंग विद ज़िया आलमदार। ही इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। आई जस्ट लर्न के चीज़ें क्रॉस द सिटी की आपने रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी। ठीक। तो जब मैं प्रेसिडेंट आया तो मैंने उसका एक फार्मूला निकाला जो मुझे कहीं पीछे बहुत सारी जगहों पे मिस में होता महसूस हुआ, क्योंकि ये लेगेसी थी नेशनल ग्रुप की, इसको मज़ीद बेहतर करना था। मैंने आई से वी का नारा लगाया और वो उसी वी पे चल रहा हूँ आज भी। अच्छा। मेरे वाइस प्रेसिडेंट, मेरे एसवीपी और मैं,
हम तीनों अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि आपका अच्छा तजुर्बा जो है, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो फैसलाबाद चैम्बर में ही रहा है। हाँ, मैं कह सकता हूँ फेडमिक इज़ इंटायरली डिफरेंट। फेडमिक और तरह की जॉब है। फेडमिक जस्ट लाइक अ बिजनेस जॉब, यू हैव टू डील विद डेली बेसिस ब्यूरोक्रेटिक जॉब। जो मेरी सीईओ की पोस्ट थी, आई हैव टू बैलेंस बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द गवर्नमेंट, और स्पेसिफिकली इन हैंडलिंग विद द प्लॉट्स। और वो प्लॉट्स के मतलब जो एक अजीब किस्म की आवाज़ थी उस वक्त फेडमिक में जब मैं आया, तो उसे स्टॉप करना था। फेडमिक के और चैम्बर के तमाम मामलात को समझने में आपको कितनी देर लगी? देखिए, चैम्बर में तो आई हैव वेरी लीडरशिप्स, आई हैव माई ओन लीडरशिप। मुझे उनसे उनकी हेल्प थी। मियाँ दरीस साहब थे, मियाँ जावेद साहब थे, रिजवान अशरफ साहब थे, शबीर चावला साहब थे, मतलब मुजम्मिल सुल्तान थे। डिफरेंट लोग थे और डिफरेंट मुझे हमेशा हेल्प आउट करते थे। मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि फेडमिक भी बिजनेस है। वहाँ पर मियाँ दरीस साहब ऑलरेडी मौजूद थे, काशिफ इटसेल्फ चेयरमैन काशिफ थे, तो स्पोर्टिंग रोल बड़ा अच्छा, राना यूसुफ बड़ा स्पोर्टिंग रोल है। तो ये सारी टीम मुझे हेल्प आउट ज़रूर करते रही। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी एक टीम बनानी ही पड़ती है, यू हैव टू वर्क फॉर दैट, और मैंने वही किया। अपने फैसलों में सर्टन हैं आप या कभी सोचने के लिए थोड़ा वक्त भी लेते हैं? बिकॉज यू आर द यंगेस्ट चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर आप देखें प्रेसिडेंट हैं, और आप यंगेस्ट चेयरमैन भी थे एपटपमा के, आप यंगेस्ट फेडमिक के सीईओ हैं। इससे पहले आप बड़े वेल एक्सपीरियंस्ड लोग आए हैं, एंड यू आर सिटिंग ऑन अ सीट, और आप बड़ा वेल मेंटेन कर रहे हैं हर चीज़ों को, और आप बेहतर लेके चल रहे हैं। तो कभी फैसलों में कभी ऐसा लगा कि मैं बड़ा अनसर्टन रहा हूँ, या हमेशा सर्टेनिटी रहती है आपके फैसलों में? देखिए जी, मेरा फ़ैसला लेने का एक ही असूल है। मैं कोशिश करता हूँ कि डिसीजन लेने से पहले मशावरत की जाए, उस पर सोच विचार कर ली जाए। वंस डिसाइडेड फिर मुश्किल हो जाता है। फिर बस वो डिसाइड हो गया, नाउ यू कैन नॉट लुक बैक। आई ट्राइड टू नॉट गो। बाकी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के अलावा हर इंसान अपने फैसलों पे वापस हो सकता है। बट आई ऑलवेज ट्राइड कि डिसीजन लेने से पहले वो कितना राइट है, कितना नहीं है। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि मेरा जो फैसला गलत है, तो मैं उसको तस्लीम लाजमी करता हूँ। मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मैंने ज़िद नहीं करनी, अड़ना नहीं। आई ऑलवेज ट्राइड अगर मेरा गलत है, लेकिन वो फिर इतना आसान नहीं है कि अगर मेरा गलत है तो उस पर मुशावरत करना, और ऐसी सीट पर बैठकर जहाँ पर आपको वैसे ही लोग बड़ा जज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बैठ के अपनी गलती को अपोलोजाइज़ करना तो ऐसे जैसे अपने आप को सज़ा देना। तो बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। बात कर रहे हैं ईद के हवाले से भी, ईद गुजारने के हवाले से भी। अच्छा, आपके डेरे पे अक्सर आपके कज़न्स लोग मिल के शाम के औकात में कैरम बोर्ड खेलते हैं, ये मुझे कहीं उड़ती खबर मिली, ये दुरुस्त है? पहले बताइए। नहीं, दो तरह की गेम्स होती हैं, कार्ड्स भी खेले जाते हैं और कैरम बोर्ड भी खेले जाते हैं। गाँव के, हम देहात में रहते हैं। नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आपके यहाँ से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से जब आप फॉर्मर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपकी क्या प्लानिंग है अगले 5 साल की प्लानिंग, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे? पॉलिटिक्स देखें जी, अभी तो इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं, तकरीबन 1.5-2 साल पड़े हैं। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो लाजमी तौर के ऊपर इंशाल्लाह PP 115 में किस्मत आजमाएंगे। अगर पार्टी ने टिकट ना दिया तो बल्दियात के इलेक्शन भी अभी होने वाले हैं, उसमें देखते हैं क्या सूरत बनती है। क्योंकि खैर मेरा बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारा ग्रुप ऑलरेडी 2-3 यूनियन काउंसिल्स के अंदर अपनी नुमाइंदगी देता है, तो PP 115 के अंदर। लेकिन अभी मैं उस दौरान इसके साथ साथ छोटा भाई आ चुका है, हम बिज़नेस के अपनी इसमें ब्रेक काफ़ी ले चुके हैं, मुझे छुट्टी काफ़ी दे दी है, तो आई जस्ट वांट टू स्पेयर सम टाइम फॉर माई बिज़नेस आल्सो। अच्छा, बिज़नेस की तरफ ध्यान देने का इस वक्त। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आज से 10 साल पहले के एहतशाम जावेद में और आज के एहतशाम जावेद में क्या फ़र्क है? जब आप चेयरमैन नहीं थे, जब आप एपटपमा का एक्सपीरियंस कोई नहीं था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक्सपीरियंस कोई नहीं था, फेडमिक का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, यू वर जस्ट अ यंग बिजनेसमैन, दैट्स इट। वो और आज के 10 साल के बाद आप करंट सिचुएशन क्या डिफरेंस देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है इस सारे सिनेरियो में, वो ये है कि आपको आपकी गलती जितनी जल्दी मान के तस्लीम करके उसको तस्लीम करेंगे, उतनी जल्दी फिर उसे करेक्ट करेंगे। जो पुराना एहतशाम होता था वो जज्बाती था, वो हार्ड वर्कर हम शुरू से थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें बनाया था, लेकिन फिर वो उतना ही स्ट्रिक्ट भी होते थे अपनी बात पे। तो जब बिज़नेस फील्ड में मैं आया, बिज़नेस के साथ लोगों से आया, तो यहाँ पर जो एक बात जो मैंने अपने अंदर चीज़ महसूस की कि मैंने अपने आप को फ्लक्चुएट करना है। अगर मैं कहीं पर मेरा स्टांस गलत है, कह सकते हैं कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थोड़ी सी?
मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा आ गई। हाँ। और वो ज़रूरत है और वो होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, कि उस दोनों सूरतों के अंदर, कि आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़े किसी की बेहतरी के लिए, किसी के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं हर बहरहाल हमेशा रहता हूँ कि चीज़ों को हमेशा मुस्बत अंदाज में देखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर चाहे आप हारे भी क्यों ना हो, उसमें भी अगर मुस्बत पहलू निकालते रहेंगे तो नींद अच्छी आती है। बिल्कुल, पॉजिटिविटी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर आप बात करें क्रिटिक्स की, जब आपके ऊपर क्रिटिक्स किया जा रहा हो और उसके बावजूद आप चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलें, तो ये बड़ा एक हिम्मत और हौसला चाहिए इसके लिए, जो कि इतनी यंग एज में होना खासा मुश्किल है मुझे लगता है। हम इस एज में जज्बाती होते हैं, जब तक हम अनटिल वी रीच टू 40 तब तक हम जो है ना वो बड़ा हमारा जो गुस्से का जो टेम्पर होता है, शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, फैसलों में जल्दी भी होती है। अच्छा, एक और चीज़ आपके बारे में बड़ा मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो कई दफ़ा आप अनसर्टन भी होते हैं, मतलब हम सोच रहे होते हैं कि आप ये जवाब देंगे लेकिन आपका जवाब उससे मुख्तलिफ होता है। तो ये अनसर्टनिटी काफ़ी कैसे कई लोग के ऊपर होता है ना कि इसका परसेप्शन होता है कि ये शख्स जो है यही जवाब देगा जो मैंने सोचा है, ये तो ऐसा ही जवाब देगा, लेकिन उससे बिल्कुल ऑपोजिट जवाब मिलता है। तो इस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो ये अनसर्टेनिटी क्यों है पर्सनैलिटी पे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तब बात करेंगे, क्योंकि मैं सरप्राइज रखना चाह रहा हूँ एक छोटा। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हमारी खसूसी नशरियात सिटी 41 की जानिब से तरतीब दी गई हैं और इस वक्त जारी है। मेरे साथ इंजीनियर एहतशाम जावेद मौजूद हैं। ब्रेक पे गए थे कुछ थोड़ा बहुत, मैंने कहा कि चले ईद का दिन है, एहतशाम भाई ने फुल तकल्लुफ़ जो है वो हमारे लिए इंतजाम किए। कोई पुरतकल्लुफ़ नहीं है। हाँ सर, ये तो अभी वो इसको कहते हैं एपेटाइजर टाइप चीज़। अच्छा, ये स्टार्टर है बेसिकली। मेरा बेसिकली मैं मटन या बीफ खाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फॉर्म में खाता हूँ, वो कीमा है। क्या आप हर फॉर्म में खा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ खा लेता हूँ। मांस कोई ऐसी चीज़ जो आप ना खाते हो? सब्जियों में टिंडे, बाकी हर चीज़ खा लेते हैं। शुरू में 3-4 सब्जियाँ होती थी, लेकिन अब सारी बस एक रह गई। वो पहले मैं भी था, भिंडी तोरी नहीं खाता था, कद्दू नहीं खाता था, मैं सब कुछ खाता था। चलें, अच्छा, ये एज के साथ साथ हो जाता है कि हर चीज़ इंसान जो है बंदा आदी होना शुरू होता है ना, आदी होना शुरू होता है। अच्छा, तो खाने पीने के हवाले से बात करें तो कभी स्ट्रिक्ट डाइट पे भी रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे भी रहे हैं, तो अब आजकल जो है वो क्या डाइट वगैरह कर रहे हैं या अब छोड़ दिए बिल्कुल? ऑन एंड ऑफ चलता है। जब महसूस होता है थोड़ा सा गेन हो गया तो ट्राई करता हूँ कि पोर्शन को कम कर लिया जाए, क्योंकि जब ज़्यादा जाना है, मूवमेंट करनी है, लोगों से ज़्यादा मिलना है, सोशलाइज होना है, तो आपको फील होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डाउन फील करते हैं, आप थोड़ा सा फेडी फील करते हैं, तो उसमें लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ लेना होता है। जब लेना होता है तो मेरी कोशिश होती है सिलेक्टिव लूँ, जिससे आप वेट कम से कम बढ़े, कुछ तरह की चीज़ होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक रिवायत है, जैसा आपने भी हमारे आने पर बड़ा तकल्लुफ़ किया है, लोग तकल्लुफ़ बहुत करते हैं, लीजिए ना, खाइए ना, प्लीज़ लीजिए। तो वो एक जो आपको हर जगह एक दिन में 4-4, 5-5 जगह पे जाना पड़ता है और वो लोग सब के सब चाय रख दें या सब के सब कोल्ड ड्रिंक्स रख दें, तो ऐसी जगह पर मना करना और लगता है या आप साफ मना कर देते हैं? देखिए जी, जहाँ पर तो आपका अंदाज़ इतना पुरतकल्फाना होता है, आप फ्रैंक होते हैं, वहाँ यार सॉरी मैंने ये नहीं करना, ये खाना है। मैं अपनी फैमिली में ये मशहूर हूँ कि भाई इसको जो पसंद है ना, इसने वो खाना, इसने बोल देना। अब हाँ, पॉलिटिक्स के अंदर आप हल्के में हैं, चैम्बर में हैं, लोगों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ यू हैव टू बी फॉर्मल। वहाँ जो जिसने ला के दिया तो वो वही ला के देगा, वो और वो वही आपको, मेरे ख्याल में वो उसकी इज़्ज़त होती है, उसकी ऑनर होती है। हमारे कल्चर है, ये हमारी सकाफ़त है कि आप किसी की तरफ गए, वो अपनी बिसात के मुताबिक आपकी अवभगत कर रहा है, तो वी हैव टू ऑनर, उसको ऑनर करना चाहिए। तो अब मतलब बार बार पूछने को भी आप बुरा नहीं मानते? नहीं। अच्छा, कई लोग बुरा मान जाते हैं कि यार जब मैंने मना कर दिया मेरा दिल नहीं कर रहा, तो फिर वो लेकिन बार बार उसको कह नहीं सकते। वो नॉन सोशल लोग होते हैं। जब आप सोशल हो जाएं तो फिर ये सारी चीज़ें आपको, ये आपकी दिस इज बेसिकली द ट्रेड्स, आपको अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना होता है जब आपने बहुत ज़्यादा सोशल होना होता है। तो बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं, टेक्सटाइल के हवाले से बात करते हैं। आपके बड़े दौरे रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आप उज़्बेकिस्तान भी होके आए हैं। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत एक पूरा डेलीगेशन गया था और B2B मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पर। कैसा रहा दौरा वहाँ का? देखिए जी, उज़्बेकिस्तान की मंडी को अब देखा जाए तो वो तकरीबन $90 बिलियन की मार्केट है इस वक्त, मशरक़ वस्ता की तकरीबन वो मार्केट है।
वहाँ पर उस मार्केट के वो केला उज़्बेकिस्तान नहीं है, वो तमाम रियासतें हैं ठीक। जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ तक रसाई के जो मामलात हैं उनमें हमने वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी। हमने वहाँ पर एक चीज़ बड़ी डिसाइड की, वहाँ पर हमारे पास बैंकिंग चैनल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिस पे वहाँ पर हमारी मीटिंग्स हुई। वहाँ का मौसम भी हमारे जैसा मौसम था इस वक्त जब हम वहाँ पर गए। वहाँ पर हमारे कपड़े की बड़ी डिमांड है और उनका धागा यहाँ आ सकता है, हमारे चावल वहाँ जा रहे हैं। तो वो ना सिर्फ आईटी सेक्टर बल्कि राइस सेक्टर और गारमेंट्स, तैयार गारमेंट्स, वहाँ की उस कपड़े की वहाँ पर डिमांड होने की वजह से वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक ऐसी नई मार्केट हम डिस्कवर करके आए हैं जिसके अंदर अगर हमारा बिजनेस प्रॉपर बैंकिंग, क्योंकि हमारे पास वहाँ फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स नहीं, इंटरलिंक नहीं है, उनके इंटरलिंक होते साथ ही एक बेहतर ट्रेड शुरू हो सकती है। बड़ी ईद की हवाले से बात कर रहे हैं, दोबारा से टॉपिक के ऊपर आते हैं। एक पैगाम दे दें लोगों को ईद के हवाले से, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के हवाले से बात की जाए तो इसार और कुर्बानी का जो वर्ड है वो फ़ौरी तौर पर जहन में आता है कि हमें कुर्बानी देनी है, अपनी ना सिर्फ जानवर की कुर्बानी देनी है, अपनी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी देनी है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर लोगों के लिए, उनको खुश रखने के लिए, लोगों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारी ज़रूरतों का दूसरों के साथ वाबस्ता होना भी ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है उन लोगों के ऊपर। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अहलियान फैसलाबाद को जो आपको देख रहे हैं उनके लिए? देखिए जी, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने दोस्तों के साथ, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, अपने माशरे के साहिब इक़्तिदार लोगों के साथ और तमाम साहिब सरवत लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि फिर अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हो, अल्लाह ने आपको दौलत दी हो, अल्लाह ने आपको इल्म दिया हो, अल्लाह ने आपको सखावत दी हो, अल्लाह ने आपको वक्त दिया हो, इसको बांटना सीखें, इसमें बुखल मत करें। अगर आपने ये चीज़ें बांटना बंद कर दी तो लाजमी तौर के ऊपर जो चीज़ें आप बांटेंगे वो नफ़रत होंगी, वो हसद होगी, वो बुग़्ज़ होगा, वो कीना होगी, वो बखालत होगी। लिहाजा अगर हम मोहब्बतें और पॉजिटिव चीज़ें बांटेंगे माशरे में तो वो रिएक्शन के तहत डबल होकर आपके पास आएंगी। बड़ा अच्छे तरीके से एलेब्रेट किया है कि एक पर्सनैलिटी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि पॉजिटिविटी को फैलाएं, और आजकल पॉजिटिविटी ही की कमी है हमारे माशरे में। हम उम्मीद करते हैं कि इस ईद के बहाने से ही हम कुछ सीखेंगे और सुन्नत इब्राहीमी के ऊपर अमल करते करते हम अपने वो तमाम फ़राइज़ भी निभाएंगे जो एज़ ए इंसानियत, एज़ ए मुस्लिम हमारे फ़र्ज़ हैं। और इसके साथ साथ हमारी ईद की खुसूसी नशरियात हमारी ईद से अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए और ढेरों खुशियों के साथ ईद मनाइए। अपने रिलेटिव्स का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने हमसायों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।